अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फायर सर्च एकेडमी ऑफ एसएसटी। तो आज हम सेकंड टॉपिक उठाएंगे जो पॉलिटिकल साइंस 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है, दैट इज फेडरलिज्म। क्योंकि पिछले क्लास में हमने फेडरलिज्म, उसके फीचर्स और इंडिया में हाउ इंडिया बिकम ए फेडरल स्टेट या व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल स्टेट, तो ये हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिकली फेडरलिज्म कैसे चलता है हिंदुस्तान में। तो फेडरलिज्म जैसा कि आपको पता है, इट इज वायर बाय देयर आर मोर देन वन टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, और जहां तक इंडिया का ताल्लुक है यहाँ पे एक थर्ड टायर भी है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। देखिए फेडरल फीचर्स, पहली बात ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगरचे फेडरलिज्म का लफ्ज नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जिससे वाज़ेह होता है कि इंडिया एक फेडरल स्टेट है। लेकिन फेडरल स्टेट के फीचर्स होना ही काफी नहीं है, उससे हमारा फेडरल सिस्टम मजबूत नहीं होता है। सिर्फ इस चीज से कि हमारे आईन में फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स हैं। इसके लिए अहम यह है, नॉट फेडरल फीचर्स आर नॉट सफिशिएंट। हिंदुस्तान के आईन में, हमारे आईन में फेडरल फीचर्स का होना काफी नहीं है। इसके लिए जरूरी यह है, सबसे ज्यादा अहम यह है, नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। जो हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का नेचर है, उसका वजूद है, उसकी बुनियाद है, वो जरूरी है, जिससे हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है, उसका जो जज्बा है, उसकी जो रूह है, और फिर इसके साथ डाइवर्सिटी एक्सेप्ट की जाती है, डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट किया जाता है, डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया जाता है, और यह स्पिरिट, यह जोश और जज्बा कि हमने मुख्तलिफ होने के बावजूद एक साथ रहना है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग डाइवर्स we have to live together. This spirit has actually strengthened the idea of federalism in India, and this has given us, this spirit has become a shared idea of India. हिंदुस्तान में रहने वालों का जो समाजी जो सोच बनी है, जो इज्तिमाई सोच बनी है, जो शेयर्ड आइडेंटिटी और शेयर्ड आइडिया बना है, वो यही बना है that we are diverse, but we have to respect this diversity, accommodate this diversity, and we have to live together in spite of being diverse. And this idea has actually strengthened. इसी आइडिया ने असल में हिंदुस्तान की फेडरलिज्म को असल में मजबूत किया है। अब देखिए, जब हिंदुस्तान वजूद में आया तो उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे चैलेंजेस हिंदुस्तान के फेडरलिज्म को मैदान में आ गए। तो सबसे पहला जो टेस्ट इसमें था, फेडरलिज्म चलेगा या नहीं चलेगा, कितना मजबूत होगा, कमजोर रहेगा या मजबूत रहेगा। तो इसका पहला चैलेंज जो था, दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। जबान की बुनियाद पर रियासतों का वजूद में आना, लिंग्विस्टिक स्टेट्स का वजूद में आना। अब देखिए 1947 में अगर आप देखेंगे, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, तो 1947 से अगर आज तक आप देखेंगे तो अंदर से जो हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल मैप है, अंदर से वो कंप्लीटली काफी हद तक तब्दील हो गया है। आप देखेंगे उस वक्त हंड्रेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको एकोमोडेट करना था। अच्छा, उसके बाद एक मसला ये आ गया कि बहुत सारे जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, जो मतलब किसी इलाके में बहुत सारे स्टेट्स में कुछ लोग जो थे एक ही जबान बोलते थे, तो उन्होंने डिमांड शुरू की कि हमारी एक ही रियासत बनाई जाए। तो लैंग्वेज के बुनियाद पे लोगों ने डिमांड की कि हमारी रियासतों का वजूद अमल में लाया जाए, ताकि सिंगल लैंग्वेज, एक ही जबान बोलने वाले लोग एक ही रियासत में रह सकें। तो ये सबसे पहला मसला था। इसलिए हम देखते हैं कि पुरानी रियासतें जो हैं वो खत्म हो गई, पुराने बॉर्डर्स, जो रियासती बॉर्डर्स थे वो खत्म हो गए, और नए बॉर्डर्स और नए रियासतें वजूद में आ गई। अगर आप 1947 से 2017 तक का ये सफर देखेंगे, यू विल फाइंड न्यू स्टेट्स इमर्ज एंड ओल्ड गॉट वैनिश्ड। अच्छा, अब देखिए, जब ये डिमांड उठी, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी रिलक्टेंस दिखाई
काफी रेजिस्टेंस दिखाई कि हम ये कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे नेशनल लीडर्स को उस वक्त लगा था कि इट इज अ थ्रेट टू आवर नेशनल इंटीग्रेशन, इट इज अ थ्रेट टू आवर नेशनलिज्म, इट इज अ थ्रेट टू आवर इंटीग्रिटी एंड यूनिटी। लेकिन फिर तजुर्बे ने ये दिखाया, this experience shows that by making linguistic states we didn't weaken, हमने हिंदुस्तान की यूनिटी को और इंटीग्रेशन को कमजोर नहीं किया, बल्कि उसको मजीद मजबूत किया। बल्कि इस डाइवर्सिटी को कबूल करके और इसे अकोमोडेट करके हमने हिंदुस्तान की इंटीग्रेशन को मजीद मजबूत किया, न कि कमजोर किया। आप देखिए, इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारी रियासतें जबान की बुनियाद पे वजूद में आई, और बहुत सारी रियासतें हम देखते हैं स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में कि जो कल्चर और एथनिसिटी की बुनियाद पे, मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे नागाज नागालैंड में रहते हैं, ठीक, इसी तरीके से झारखंड वजूद में आ गया, उत्तराखंड वजूद में आ गया। तो ये कुछ रियासतें, मतलब अगर आप देखेंगे पंजाबी बोलने वाले हैं, बंगाली बोलने वाले हैं, मराठी बोलने वाले हैं, तेलुगु बोलने वाले हैं। आप ये देखेंगे कि इनके नाम पे बाज़ाब्ता रियासतें वजूद में आ गई, और न सिर्फ जबान की बुनियाद पे बल्कि कुछ रियासतें एथनिसिटी और कल्चर की बुनियाद पे भी वजूद में आ गई। तो इससे पता चला, इससे क्या हुआ कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, वो दिन ब दिन मजबूत होता गया। अब देखिए, उसके बाद दूसरा जो टेस्ट था फेडरलिज्म का हिंदुस्तान में, दैट वाज द लैंग्वेज पॉलिसी। अब देखिए, जब 1947 में, चूंकि हिंदुस्तान में जो उस वक्त तक ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी थी, और लोगों ने उस वक्त कहा कि वी मस्ट थ्रो दिस इंग्लिश विद द इंग्लिश पीपल आउट, हमें अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी जबान को भी खैरबाद कहना चाहिए, इसको फेंकना चाहिए। लेकिन उस वक्त शायद नेहरू ने कहा था कि वी कैन नॉट थ्रो चाइल्ड विद द बाथ वाटर। तो इसका मतलब यह है कि चूंकि अंग्रेज हम पर जालिम थे, उन्होंने हम पे जुल्म किया था, और ये जबान है, ये इस वक्त साइंस की जबान है, टेक्नोलॉजी की जबान है, लिटरेचर की जबान है, बाकी उलूम की जबान है, इसलिए हम इसको इस वक्त अचानक नहीं फेंक सकते। अगर इसको हम फेंकेंगे तो हमें डेवलपमेंट पे काफी मुश्किलात आ जाएंगी। तो नतीजा ये हुआ कि इंग्लिश को कंटिन्यू किया गया। अब देखिए, उसके बाद क्योंकि हिंदी, अब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अब हिंदी को नेशनलाइज किया जाए, लेकिन चूंकि हिंदी सिर्फ 40% लोग बोलते हैं हिंदुस्तान में, तो वहां पे बाकी है मराठा है, तेलुगु है, तमिल है, बंगला है, उर्दू है, या उसके बगैर बाकी जबानें। तो कहा जाता है कि तकरीबन हिंदुस्तान में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी दुनिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है। 1500 जबानें असल में बोली जाती है, और फिर जब उनको ग्रुपिंग की जाती है कि भोजपुरी फलानी ये जबान ये हिंदी में आती है, बाकी जबान ये इसमें आती है, तो इस ग्रुपिंग की वजह से भी कम अज कम 114 ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेज हिंदुस्तान में बोली जाती है। तो इन 114 में से अब क्या हुआ कि हिंदी के अलावा तकरीबन 21 लैंग्वेज आर इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में हिंदी के अलावा बाकी 21 जबानें भी इसमें रखी गई है, और बहुत सारी रियासतों में हम देखते हैं कि स्टेट्स आर हैविंग देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये बाज़ाब्ता इसमें इंक्लूड किया गया था। अब देखिए, तो 1965 तक इंग्लिश को कंटिन्यू रखा गया था, उसके बाद उसको जाना था, लेकिन बहुत सारे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन्स है, उन्होंने इसको रेजिस्ट किया, नहीं जी आपको इंग्लिश भी रखना है। तो इस चीज को, मतलब इस पे कोई हटदर्मी नहीं दिखाई गई, इस पे कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, उस पर कोई शिद्दत पसंदी नहीं दिखाई गई। तो आराम से 1965 के बाद भी इंग्लिश को कंटिन्यू किया गया, हालांकि बाकी जो लोकल लैंग्वेज से, चाहे हिंदी है या उसके बाकी उनको प्रमोट किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ साइड बाय साइड इंग्लिश भी चलती है। अब देखिए, तो इसने भी एक चीज क्या की कि जब मुख्तलिफ लैंग्वेज को इंडियन शेड्यूल में, इसका मतलब यह है कि वी एक्सेप्ट दीज लैंग्वेज एज आवर ओन लैंग्वेज। तो हमने किसी एक जबान को बाकी रीजनल लैंग्वेज पे ठोसा नहीं, एनफोर्स नहीं किया। तो नतीजा क्या हुआ कि इस लैंग्वेज पॉलिसी से भी हमारी यूनिटी कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हो गई। अब तीसरा टेस्ट इसके बाद, दैट इज स्टेट सेंटर रिलेशनशिप। क्योंकि फेडरलिज्म का एक अहम चीज ये है, बल्कि बुनियादी तौर पर हम जब फेडरलिज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि स्टेट सेंटर पावर शेयरिंग होती है इसमें। अब देखिए, स्टेट सेंटर रिलेशनशिप यह भी एक तरीका था फेडरलिज्म को मजबूत करने का, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस थे। पहले
مثال کے طور پر چونکہ جب 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا تو سینٹر میں بھی کانگریس ہوا کرتی تھی اور اسٹیٹس میں بھی اکثر یہی حکومت کرتی تھی. تو جب سینٹر اسٹیٹ میں ایک ہی پارٹی حکومت کرتی تھی تو ایوری تھنگ واز ڈکٹیٹڈ فرام دا سینٹر. تو نتیجہ کیا ہوتا تھا, جو اسٹیٹس تھے ان کی جو ڈائیورسٹی تھی, ان کی جو اپنی آئیڈینٹی ہوا کرتی تھی, وہ کچھ حد تک سپریس رہتی تھی. ان کو اپنی بات اپنے علاقے کی مطلب اپنی ڈائیورسٹی کے حساب سے بات کرنے کا یا پلاننگ کرنے کا حق زیادہ نہیں ملتا تھا, کیونکہ وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز ڈومینیشن تھی. کیونکہ اس میں ایک سینٹرل اسٹیٹ ریلیشن میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں پروویژنز ہیں, وہاں پہ باضابطہ اسٹیٹ لسٹ ہے, سینٹر لسٹ ہے, کنکرنٹ لسٹ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ جو رولنگ پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اس ریلیشن کو کس نظر سے دیکھتی ہے, کیسے لیتی ہے, یہ کافی امپورٹنٹ ہے, more important than what is written in the constitution. وہ اپنی جگہ پہ اہم ہوتا ہے, لیکن یہ پولیٹیکل پارٹیز اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے, اس کو کیسے لیتی ہے, یہ کافی اہم ہوتا ہے. تو نتیجہ کافی دیر تک, تقریباً 1990s تک ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ سینٹر اور اسٹیٹ میں ایک ہی پارٹی ہوا کرتی تھی. نتیجہ کہ اسٹیٹس کو وہ حق نہیں ملتا تھا جو ان کو اسٹیٹ سینٹرل ریلیشن فیڈرل سسٹم میں ملنا چاہیے. لیکن 1990 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ون پارٹی ڈومینیشن ہے وہ ختم ہو گئی, وہ دن بدن ختم ہو گئی, اور اسٹیٹس میں اپنی پارٹیز اب ایمرج ہوئی, مختلف اسٹیٹس میں اپنی پارٹیز ریجنل پارٹیز ایمرج ہوئی, اور سینٹر میں ایک ہی پارٹی اب نہیں آئی, وہاں پر کوئلیشن آ گئی. تو کوئلیشن سینٹر میں آ گئی اور اسٹیٹس میں اپنی ریجنل پارٹیز کا وجود میں آنے سے, کا پاور میں آنے سے, اس میں سینٹر اسٹیٹ ریلیشن شپ جو ہے یہ مزید مضبوط ہوا. اس کے بعد ہی 1990s میں سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ آتی ہے 1990s میں کہ اب سینٹر جو ہے وہ آربیٹریریلی, وہ منمانی کے بنیاد پہ, وہ پولیٹیکل جس کو ہم کہتے ہیں وہ سیاسی انتقام گیری کے بنیاد پر اسٹیٹ گورنمنٹس کو آربیٹریریلی ڈسمس نہیں کر سکتے ہیں. دس رولنگ اسٹرینتھنڈ, جو 1990 کی اس کورٹ رولنگ ہے, اس نے فیڈرلزم کو مزید مضبوط کیا کہ اب یہ اسٹیٹس کو سینٹر گورنمنٹ اسٹیٹ گورنمنٹس کو آربیٹریلی ختم نہیں کر سکتی ہے, اس کو ڈسمس نہیں کر سکتی ہے. اب دیکھیے اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے ڈی سینٹرلائزیشن کا. ڈی سینٹرلائزیشن کا مطلب کیا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک تو سینٹرلائزیشن ہوا کنسنٹریشن آف پاورز ان ون پلیس, ڈی سینٹرلائزیشن مینز ڈویژن آف پاور, ڈیلیگیشن آف پاور ٹو دا ادر رنگس آف دا گورنمنٹ. تو ڈی سینٹرلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہندوستان میں ہم نے 2 ٹائرز دیکھے, اسٹیٹ اور سینٹر, لیکن چونکہ ہندوستان کافی ڈائیورس ہے, ہندوستان میں کافی ڈائیورسٹی ہے, بیکاز آف اٹ از یونیک نیچر آف انڈیاز ڈائیورسٹی, یہاں پہ ایک 3rd ٹائر سسٹم بھی وجود میں آ گیا. دیکھیں کیسے, اگر آپ دیکھیں گے یو پی ایک ریاست ہے ہندوستان کی, اس کی آبادی رشیا سے زیادہ ہے, حتیٰ کہ رشیا ایریا کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے, لیکن پاپولیشن کے حساب سے ہماری یو پی رشیا سے بھی زیادہ بڑی ہے. اچھا آپ دیکھیے مہاراشٹر کی بات کیجئے, آپ جرمنی سے جو یورپ کا ایک ملک ہے اس سے بھی زیادہ بڑی ہے, اس کی پاپولیشن. تو جب ہم پاورز کو, اچھا اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک ریاست یہاں پر ایک ایک ملک کے برابر ہے, اس لیے یہ کافی مشکل ہے کہ اگر آپ سینٹر ڈیلیگیٹ کرتا ہے پاور اسٹیٹ کو بھی, تو اسٹیٹ ہر ایک کام نہیں کر سکتا ہے. اسٹیٹ ہر ایک علاقے میں ان دا نکس اینڈ کارنرز آف اسٹیٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن ٹو ریچ. تو اس سے کیا, اس کا سمادھان کیا نکالا گیا, اس کا سولوشن کیا نکالا گیا, ایک 3rd ٹائر سسٹم وجود میں آیا جس کو ہم کہتے ہیں لوکل سیلف گورنمنٹ. اس کے مطلب لوکل سیلف گورنمنٹ ہم اس کو کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اسٹیٹس اور سینٹر سے پاور لیتے ہیں اور ڈیلیگیٹ کرتے ہیں لوکل گورنمنٹس کو, گاؤں میں یا شہروں میں جو ہوتا ہے میونسپلٹیز اور پنچایتس, ان کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اٹ از ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور. ناؤ دا پاور ہیز ریچڈ ٹو دا نکس اینڈ کارنرز آف دا کنٹری. تو اب دیکھیے اس 3rd ٹائر کے کافی زیادہ فوائد ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ it trickles down the democracy to the grassroots level. ڈیموکریسی اس سے گراس روٹ لیول, بنیادی محلے اور گاؤں کے لیول تک پہنچتی ہے. دوسری بات یہ کہ بہت سارے کام, بہت سارے مسئلے جو اسٹیٹ پہ ہم سالو نہیں کر سکتے ہیں, وہ اب گاؤں کے لیول پہ مسئلے حل ہو جائیں گے,
मोहल्ले के हल्के के लेवल पे मसले हल हो जाएंगे। तो तीसरी बात ये कि थर्ड टायर सिस्टम में जो लोग होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, दे टेक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, अब कैसे डिसेंट्रलाइजेशन आ गई, स्टेप्स टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। 1992 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वहां पर उस 1992 की उस अमेंडमेंट ने हिंदुस्तान में लोकल बॉडीज को, इस थर्ड टायर को काफी मजबूत किया। देखिए इसके फीचर्स क्या थे। नंबर 1, इट वाज मेड मैंडेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस फॉर दिस थर्ड टायर, दैट इज म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। स्टेट्स को मुकल्लफ बनाया गया, स्टेट्स पे जरूरी अब बनाया गया कि आपको रेगुलरली इन थर्ड टायर्स के लिए इलेक्शन करना है। ठीक। दूसरी बात, एससी जो है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड क्लास, उनके लिए बाकायदा सीट्स रिजर्व रखी गई। 1/3 ऑफ द सीट्स वर रिजर्व फॉर द विमेन, क्योंकि इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट द लेवल ऑफ द 50% ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज विमेन। औरत जो 50% पॉपुलेशन है दुनिया में, उनको एम्पावर करने के लिए ये कहा गया इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कि अब आपको 1/3, मतलब यह है कि अगर आपके पास 3 हल्के हैं तो 2 हल्कों में अगर मर्द उठेंगे तो 1 हल्के में किसी न किसी सूरत में औरत को ही उठना है। इसी तरीके से स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाए गए। इस वक्त तक सिर्फ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता था जो ऑल इंडिया लेवल पे होता था, की जिम्मेदारी होती है स्टेट्स में इलेक्शन कराना, या पार्लियामेंट इलेक्शन, या लोकसभा, या बाकी इलेक्शंस। लेकिन आप एससीसी बनाया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाए गए। इसी का काम था कि आपको अपने रियासत में रेगुलरली ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन इंश्योर कराने हैं। अब देखिए, अगर आप देखेंगे ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको हम थर्ड टायर कहते हैं, ये 2 किस्म के होते हैं। एक रूरल गांव में कैसा होता है और दूसरा है अर्बन शहरों में कैसा होगा। तो गांव में इसको कहते हैं हम, वहां पे हल्का होता है, एक विलेज होता है या ग्रुप ऑफ विलेज होता है। वहां पर इलेक्शन होता है, हर जो भी वहां पे एडल्ट्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं पंच को मोहल्ले के हिसाब से। फिर बहुत सारे मोहल्ले जमा होते हैं, बहुत सारे गांव जमा होते हैं, तो वहां पर एक सरपंच बनता है। पंच और सरपंच इनका एक हल्का होता है, यानी ये जो पॉलिटिकल एंटिटी बनती है इसको हल्का कहते हैं। और इस हल्के में पंच और सरपंच चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन दिस हल्का कमिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ सरपंच एक्ट्स विद इन द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा उस गांव के, उस हल्के के सारे एडल्ट वोटर्स जो होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं, और कोई भी डिसीजन जो लेता है सरपंच और पंच, उनको बाज़ाब्ता ग्राम सभा को भी मुतल्ला करना, बल्कि वो भी उस डिसीजन मेक में डायरेक्ट हिस्सा लेते हैं। दूसरी बात, जब बहुत सारे हल्के जमा होते हैं तो एक ब्लॉक बनता है। जब बहुत सारे ब्लॉक्स थ्रू डिस्ट्रिक्ट जब ये जमा होते हैं तो फिर जिला परिषद बनता है। तो जिला परिषद में जो भी उस जिले में, उस डिस्ट्रिक्ट के एमएलएज और एमएलसी, लेजिस्लेटिव असेंबलीज या क्या कहते हैं, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, वो बाज़ाब्ता उसके मेंबर होते हैं, और उसका एक चेयरपर्सन होता है। ठीक, जिला परिषद में। यानी इसका मतलब यह है कि इसकी भी एक हायरार्की है। गांव के लेवल पर पंचायत यानी हल्का, फिर उसको पंचायत भी कहते हैं। फिर उसके सेकंड लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति बनती है, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद बनता है। इसी तरीके से अर्बन, जो शहरी इलाके, हमारे टाउन्स और शहरी इलाके होते हैं, उनमें म्युनिसिपल कमिटीज बनते हैं। और जो बड़े बड़े शहर होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो श्रीनगर में बाज़ाब्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, और जो बाकी टाउन्स हैं वहां पर म्युनिसिपल कमिटीज हैं। तो म्युनिसिपल कमिटी का हेड होता है चेयरपर्सन, तो और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है मेयर। ठीक, तो अगर अब आप इस चीज को देखेंगे कि हिंदुस्तान में सारे मुल्क में अब अर्बन एरियाज में म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन होते हैं और रूरल एरियाज में पंचायत इलेक्शंस होते हैं। फिर ये
पंचायत बनते हैं, ब्लॉक समितिस बनते हैं, जिला परिषद बनते हैं, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन बनते हैं, म्यूनिसिपल मेयर्स कमिटी कॉरपोरेशंस के मेयर्स बनते हैं। तो ये सबसे बड़ा दुनिया का डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट है। दिस इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट इन द वर्ल्ड एंड एज पर द एस्टिमेट्स इट इज सेड दैट कि 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इंडिया में इस वक्त लोकल बॉडीज के। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे यूरोपीय ममालिक में इतनी बड़ी आबादी भी नहीं होती जितने यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वी हैव अचीव्ड एवरीथिंग। इसका मतलब यह नहीं कि हमने सब कुछ अचीव किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमने सब कुछ अचीव किया है, बल्कि अभी भी बहुत सारी चीजों में हम थोड़ा पीछे हैं। मिसाल के तौर पर इस थर्ड टायर सिस्टम को पूरे पावर्स डेलीगेट किए गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है? नहीं। क्या उनको बराबर वो हुकूक मिलते हैं, वो हेड्स ऑफ रेवेन्यूज जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए मुख्तस किए गए हैं, जो उनको दिए गए हैं, क्या ये रियली हर एक स्टेट में मिलता है? तो इसमें हम ये कहेंगे कि वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड बट वी आर अप्रोचिंग फॉरवर्ड। हम आगे जाते हैं, हालांकि अभी हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वहीं पे हैं जहां पे 1947 में नहीं। हमने बहुत सारी चीजों को बहुत सारा मंजिल हमने तय किया है और थोड़ा अभी भी करना है। वी हैव टू स्ट्रगल इन ऑर्डर टू मेक दिस फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया मोर एंड मोर स्ट्रांग। थैंक यू। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस चीज को समझा होगा। कहीं पे भी कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए एंड ऑल्सो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।